नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम नूतन वर्ष स्वर्णिम किरणों की वर्षा में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी, आप सभी के पसंदीदा महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को और आपको, जेएमडी परिवार को जी, ज्योतिष प्रेमियों को, सबको जो है नए वर्ष की कोट कोट शुभकामनाएं। जी देखिए, बहुत सारे लोग तो इस नूतन वर्ष से, विक्रम संवत से परिचित होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा। वो तो सोचते होंगे कि नया साल यानी कि न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जिसे कहा जाता है, वो जनवरी में आता है। लेकिन इस बार इस नूतन वर्ष की क्या महिमा है, क्या महत्व है, कब से हम इसे मनाते आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों का इसमें मार्गदर्शन करें। काल गणना का आधार सूर्य और चंद्रमा है जी, और हर युग में तरह तरह की काल गणनाएं हुई हैं। जी, अलग अलग धर्मों में काल गणना का आधार उनके वर्ष की परंपराएं अलग हैं। किसी का वर्ष कभी से प्रारंभ होता है, किसी का वर्ष कभी प्रारंभ होता है। जी, ये लाखों वर्ष से इस प्रकार की एक प्रक्रिया है। महाराज विक्रमादित्य जी ने जी, जब एक नई संस्कृत को जन्म दिया, तत्कालीन ज्योतिषाचार्य आचार्य बरहामेरु ने जी, उनके नाम से विक्रम संवत प्रारंभ किया। 2079 जी, 2079 जी, जी, ये वर्ष प्रारंभ होगा। इन क्रम है इन वर्षों का 60 वर्ष का। अच्छा, 60 वर्ष का एक चक्र चलता है। जी, तो 60 वर्ष में इस वर्ष का नाम है नल। नन, नल, जी, जी, इसका क्या अर्थ है? तो इसका प्रारंभ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चलेगा। जी, जी, यानी 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा ये वर्ष। अधिक वैज्ञानिक है, चंद्रमा के आधार पर इसका कालगणना की गई है। जी, 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 तो इससे पहले कई युग हुए, 4 युग होते हैं। तो वर्तमान हमारा युग जो चल रहा है वो चल रहा है कलयुग। जी, 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 कलयुग के 5123 वर्ष समाप्त हो गए जी, 2 अप्रैल को। फिर मन में आएगा कलयुग कब तक रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा समय तो गुजर चुका है। केवल 821 वर्ष कलयुग के। 821 वर्ष के बाद में हम फिर से सतयुग में पहुंच जाएंगे। जी, चक्र है ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि मात्र 821 वर्ष रह गए हैं, तो अब हम किस ओर जा रहे हैं पंडित जी? जैसा कि एक पीक पीरियड होता है कलयुग का, चारों तरफ वो पीक पीरियड से हम निकल रहे हैं, गुजर चुके हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि 5123 वर्ष निकल गए ना। बिल्कुल। अब तो आपका आखिरी चरण है ना। आखिरी चरण 821 वर्ष का रह गया जी, कलयुग समाप्त का। और कलयुग जब समाप्त होगा तो देवत्व प्राप्त होगा। जी, आम आदमी में देवत्व की प्रतिभा होगी, सोचने के तरीके होंगे, छोटी छोटी बातों पर लोभ की बात नहीं होगी, सत्यवादी लोग होंगे, धर्म के प्रति निष्ठा होगी पूरी दुनिया में। जी, तो जब ये वर्ष प्रारंभ हुआ है, नल नाम का विक्रम संवत 2079, तो उसकी भी एक अपनी कुंडली होगी। जी, और उस कुंडली मिथुन लग्न की है। और इस कुंडली में आप विशेष बात क्या देखेंगे? जी, जी, तो इस वर्ष की कुंडली का जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, और कुंडली मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक जान सके, समझ सके, और मैं चाहूंगी कि पंडित जी आप कुंडली के बारे में, इस वर्ष की कैसी क्या कुंडली है उसके बारे में विस्तार से बताएं। मिथुन लग्न की कुंडली है। जी, आप देख रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसमें 2 चीजों को आपको अंतर दिखाई देगा, केतु और राहु का। जी, क्योंकि केतु राहु कुछ पंचांगों में 12 अप्रैल को चेंज होंगे। जी, कुछ पंचांगों में 1
अप्रैल को चेंज हो गए, तो ये 1 अप्रैल के चेंज के अनुसार दी गई कुंडली है और 12 अप्रैल को ये इसी स्थिति में होगी। हाँ हाँ। तो पूरा प्रभाव तो इसी कुंडली का रहेगा, जी जी मिथुन लग्न का रहेगा। जी लग्नेश 10वें स्थान पर है, जी। यानी बुध। हाँ हाँ। और बुध जो है किसके साथ में? सूर्य के साथ में, तो बुध आदित्य योग बनाएगा और चंद्रमा भी उसके साथ में है। जी। तो चंद्रमा, बुध के और चंद्रमा के अच्छे रिश्ते नहीं है। अच्छा जी। तो जितने भी राज्य हैं उनमें आपस में कई समस्याएं आएंगी। जी। राजनीतिक दृष्टि से तमाम सारे परिवर्तन होंगे, देश के कई महत्वपूर्ण पदों में परिवर्तन होगा। जैसे देश का संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है, जी। तो ये राष्ट्रपति का स्थान है, तो ये राष्ट्रपति के पद में परिवर्तन इस वर्ष देगा। जी। संवैधानिक परिवर्तन है, जी जी। वो नियमानुसार ही परिवर्तन होगा, उसमें किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। जी, या जी। तो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, जो भी जैसा भी हो, लेकिन पद में परिवर्तन की स्थितियां बनेंगी। इस वर्ष इस विक्रम संवत्सर में कम से कम 4 गवर्नर या 4 बड़े राजनैतिक पदों में परिवर्तन कम से कम होगा जरूर। जी जी। एक बात। हाँ हाँ। दूसरी बात ये कि भाग्य स्थान पर गुरु और शुक्र है, और गुरु जो है मंत्री है इस वर्ष का। तो भाग्य स्थान पर जब गुरु है, और गुरु शुक्र ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के देवता हैं। गुरु धनात्मक चीजों के देवता है जी। और शुक्र जो है ऋणात्मक चीजों के देवता है। जी। तो दोनों चीजें जब आपस में मिलेंगी तो कई तमाम सारी चीजें जो है देश हित में होंगी। जी जी। प्लस और माइनस मिल गया तो प्लस, रिजल्ट में प्लस सामने आएगा। हाँ, मतलब बहुत अच्छी सी चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्ष का जो राजा है वो है शनि, वो है अष्टम भाव में, यानी स्थानांतरण खूब होंगे इस वर्ष। जी। पदों में परिवर्तन बहुत होगा। आप यदि रोजगार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो रोजगार का लाभ आपको मिलेगा, नौकरी के रास्ते बहुत खोलेंगे, चाहे किसी भी प्रांत में आप रहते हो। जी। वहां भी होगा। वहां की सरकार किसकी है क्या नहीं है, लेकिन ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, तो बेरोजगार लोगों को, युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा वर्ष होगा और उन्हें नई चीजें मिलेंगी। जी। राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि राहु वृष से मेष में आएगा और उसके कारणों से कई जगह पर तमाम प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। जी। जैसे एक समस्या तो यह है कि हमें आज आपके दल में आस्था है, कल नहीं है। हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो हमारी आस्था टूट गई, हम दूसरे दल में चले गए। तो ये तमाम सारी चीजें जो है पूरे वर्ष, मतलब मार्च 2023 तक चलती रहेंगी। जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज ही खत्म हो जाएंगी। हाँ। वर्ष, पूरे वर्ष इस तरह की समस्याएं चलती रहेंगी। जी। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो है व्यापारियों के लिए। अच्छा। हाँ, जी। व्यापारियों के लिए वर्ष काफी महत्वपूर्ण होगा, रचनात्मक कार्यों के लिए लाभदायी होगा। यश और उनका मतलब व्यवसाय काफी अच्छी स्थिति बनेगी, और उसमें से खास तौर से जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अवसर तमाम प्राप्त होंगे, तमाम उनको रास्ते बनेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए रास्ते बनेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों के बीच में आपका मनमुटाव भी होता रहे, वैचारिक मतभेद भी होते रहेंगे, टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। जी। यानी कि पठन पाठन करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय, लेकिन टकराव का भी जैसा कि आपने जिक्र किया, तो ऐसे में क्या कुछ कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है, या ये सामान्य रहेगा, कितना प्रभाव रहेगा? कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि रूस और यूक्रेन की जैसी स्थिति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी जी। लेकिन ये जरूर है, शिक्षा के लिए अच्छा होगा। आपके विद्यार्थियों के लिए वर्ष काफी अच्छा होगा, उन्हें नए द्वार मिलेंगे। हो सकता है सरकार कोई ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए लाभदायी रास्ते बनेगा। क्योंकि पंचमेश जो है वो भाग्य स्थान पर है, तो विद्यार्थियों के लिए काफी रास्ते खुलेंगे, नए शिक्षा संस्थान भी आएंगे। हो सकता है कुछ इस वर्ष कुछ विश्वविद्यालय भी आ जाए, कुछ टेक्निकल कॉलेजेस भी आ जाएं। इस कारण से बच्चों के लिए काफी अच्छे हैं, और उन्हें परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जी।
तो बिल्कुल जैसा कि हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल स्वर्णिम किरणों की वर्षा ही होने वाली है और आगे जिस तरीके से रास्ते हैं वो स्वर्णिम रास्ते खुलते जा रहे हैं। पंडित जी, बात अगर की जाए, आपने जिक्र किया रूस और यूक्रेन का भी तो एक तनाव का वातावरण है वहां पर, जिस तरीके से विभत्स स्थिति है, आने वाले समय में लगता है क्या शांति को लेकर के कितनी उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं चलेगा जी, क्योंकि अप्रैल के महीने में 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह बदल रहे हैं जी। ये स्थिति कई सौ वर्ष बाद आती है। 7 अप्रैल को मंगल कुंभ में जाएगा, 8 अप्रैल को बुध मेष में जाएगा, 12 अप्रैल को राहु और केतु मेष और तुला में होंगे, 13 को गुरु बदलेगा, मीन में आएगा, 14 को सूर्य बदलेगा, मेष में आएगा, फिर बुध 24 को वृष में आ जाएगा, 27 को शुक्र मीन में आ जाएगा और 29 को शनि कुंभ में चला जाएगा। यानी तमाम लोगों के साढ़े साथी जिनकी चल रही है उनके लिए भी काफ़ी खुशखबरी है कि उनके लिए भी काफ़ी लिए, जैसे तुला वाले हैं और मिथुन वाले हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी, धन वालों को राहत मिलेगी कि उनके साढ़े साथी से लघु कल्याणकारी ढैया जिन पर जैसे मिथुन और तुला पर है तो उनको आराम मिलेगा और इन लोगों को लिए भी अच्छा हो जाएगा। धन वालों के लिए काफ़ी लंबे समय से बेचारे संघर्ष कर रहे थे शनि के उसमें, तो लंबे समय से भी जिनका संघर्ष चला आ रहा है उनके लिए भी आने वाला समय जो है वो बेहतर कल लेकर के आने वाला है। आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। बात अगर की जाए महिलाओं की पंडित जी, तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी नूतन वर्ष यानी कि आने वाला ये नया साल कैसा होने वाला है? चंद्रमा 10वें स्थान पर जी और शुक्र है भाग्य स्थान पर, तो महिलाओं के लिए नए द्वार कैरियर के लिए भी खुलेंगे, आर्थिक मामलों में भी खुलेंगे जी, और शनि कर्मचारियों के लिए हमेशा अच्छा रहता है, छोटे वर्ग के लिए अच्छा रहता है, उनके लिए काफी अच्छा महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए काफी अच्छे रास्ते खुलेंगे। बृहस्पति उच्च जाति के लिए, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक पार्टियां हैं, चाहे वो किसी धर्म तो किसी का भी हो सकता है, उन सबके लिए अच्छा होगा। जो न्यायप्रिय लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि शनि न्यायप्रिय है। तो अगर आप अपने लिए न्याय करते हैं तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके देश के लिए, आपके संस्थान के लिए बहुत अच्छे से रास्ते बनेंगे। जी, बात अगर की जाए प्राकृतिक जो वातावरण है हमारा वो कैसे रहने वाला है, हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं। और अगर बात की जाए जो किसान हैं हमारे, तो कैसी उनकी खेती होने वाली है, किस तरीके का उन्हें रिजल्ट मिलने वाला है? मंगल और शनि अष्टम है जी, यानी वो स्वयं मकर राशि में, मंगल उच्च राशि में माना जाता है और शनि उसकी राशि है जी। दोनों का परिवर्तन होगा, लेकिन है तो जिस समय वर्ष बदल रहा होता उस समय तो वहीं पर है जी। तो भीषण गर्मी पड़ेगी, कई कई स्थान पर 50 तक का टेम्परेचर जाएगा, 50 सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा जी। कई स्थानों में, कई प्रदेश के कुछ स्थानों पर, ऐसा नहीं कि वो बड़ा कंटिन्यू जाए। और वर्षा भी बहुत खूब होगी, आंधी तूफान भी आएंगे, शनि वायु का कारक है तो वायु भी खूब चलेगी, यानी आंधी अंधड़ भी आएंगे। तो जब वर्षा भी अधिक होगी, आंधी अंधड़ भी होंगे, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान भी होगा, जन धन इन सबका नुकसान भी होगा। लेकिन कहीं कहीं पर लग्नेश बुध 10वें स्थान पर है, तो कुछ स्थान ऐसे भी हो जाएंगे जो इनसे वंचित रहेंगे जी। तो जो वंचित रहेंगे, जहां कम वर्षा होगी तो उनको कम वर्षा के कारणों से जो है परेशानी, जहां अधिक वर्षा उन्हें अधिक वर्षा के कारणों से परेशानी है। लेकिन कुल मिलाकर के मौसम प्राकृतिक चीजें आपके नियंत्रण में होंगी, और लेकिन क्रूर दोहन न करिए, कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाइए जी। तो ज्यादातर चीजें आपके नियंत्रण में होने वाली है, यानी कि आप सामर्थ्यवान रहेंगे और ऐसे में जिम्मेदारी भी बनती है, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि क्रूर दोहन ना करें
और 2 पेड़ लगाने की जो सलाह है ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गई। तो इन बातों का आप ख्याल रखें। पंडित जी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है और हाथों में आपने जिस तरीके से कहा कि सामर्थ्यवान रहेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ, कुछ ऐसे तत्व हमारे आसपास रहे जो सक्रिय रहे, तो स्थिति को संतुलित करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो अपराध को ध्यान में रखते मिथुन हुए लग्न में जी मंगल हमेशा कारक होता है जी और वो अष्टम है। चोरी की घटनाएं भी बढ़ेंगी, अग्नि दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी, जी हिंसा की भी दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। वो सारे देश में होंगे। जी जी उनको प्रशासन की जिम्मेदारी है रोके, मूक दर्शक न रहे, न्यायप्रिय। अब हमारी तो कानपुर की तो पुलिस कमिश्नरेट जो है काफ़ी न्यायप्रिय है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो इस तरह से अगर वो करते हैं दूसरे जगह के भी लोग, तो बेहतर होंगे, बेहतर रिजल्ट होंगे। यानी कि अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करने की जरूरत है जिम्मेदारी के साथ में। अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने कहा पंडित जी, चीजें तभी अगर हमारे दरवाजे पर किस्मत अगर खटखटाती है, आती है, प्रवेश पाना चाहती है, लेकिन अगर हम सचेत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो वापस लौट जाएगी। तो ऐसे में किस तरीके की सजगता बरतने की सलाह देंगे आप? बुध के लग्न है जी, तो शांति जरूर रखें। और जब आप शांति रखेंगे तो आपको कमजोर नहीं समझेगा। आपका विरोधी जरूर सक्रिय रहेगा जी, और आपका पड़ोसी सबसे ज्यादा आपके लिए कष्टदायी होगा। चाहे देश का पड़ोसी हो, चाहे मोहल्ले के पड़ोसी हो, चाहे आपके संस्थान का पड़ोसी हो, उसके मन में ईर्ष्या बहुत आपके प्रति रहेगी और इस ईर्ष्या से आपको अपने आप को बचाना है। ऐसा न हो कि आप अपने खुद ईर्ष्या के शिकार हो जाएं। उसने छोटी सी बात कही और एक किसी छोटे से आदमी से आप उलझ गए, जिसके कारण से आपको नुकसान होगा। उसका तो कोई खास नुकसान होना नहीं है, क्योंकि तो ऐसे ही जमीन पर है। तो आप उन लोगों से जरूर बचकर रहिए जो छोटी छोटी बातों पर आपको उलझाना चाहते, छोटी छोटी समस्याओं को आपके सामने ला करके आपको दुखी करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपकी खाम में शिकायतें करते रहेंगे शासन में कि इन्होंने नाली नहीं खोद दी, इनका पानी इधर जा रहा, उधर जा रहा। इनका कोई अर्थ भी नहीं है। जी जी। लेकिन होंगी, शिकायतें होंगी। शिकायत जब होगी तो उसकी इंक्वायरी भी आएगी, पुलिस भी आपके दरवाजे पर आ सकती, देखेगा तो उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। जी, मामूली सी बात पर उलझना ठीक नहीं है। तो पंडित जी की दी गई सलाह के साथ अगर आप थोड़ा सा सजगता रखेंगे, संतुलन रखेंगे, तो स्थितियां आपके नियंत्रण में होगी। और भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी सलाह हम पंडित जी से लेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नूतन वर्ष पर देख रहे हैं आप हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिस पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है पंडित जी के साथ। पंडित जी, आगे बढ़ते हुए आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वर्ष का, यानी कि इस नूतन वर्ष का मंत्री और राजा कौन है? वर्ष का राजा शनि जी और मंत्री बृहस्पति है। जी, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है और आप कैसे निर्धारित करते हैं कि वर्ष का राजा शनि है और मंत्री, या किस तरीके से ये निर्धारित होता है? बड़ा सरल तरीका है जी। ज्योतिष में कुछ वो नहीं है जो आप कहें और आप उन सिद्धांतों में बदलाव लाएं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी गणित है, गणित के सिद्धांत है। जिस दिन वर्ष बदलता है, प्रतिपदा आती, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जी, जिस क्षण लगेगी उस क्षण की लग्न वर्ष लग्न हो जाएगी जी। और उस दिन का जो स्वामी होगा वो राजा होगा। तो उस दिन शनिवार है तो शनिवार का स्वामी शनि है। हाँ, तो शनि राजा हो गया। मेष में जैसे ही सूर्य प्रवेश करता है तो उस दिन जो दिन होगा उस दिन का स्वामी जी, मंत्री होगा। तो 14 अप्रैल को चेंज होगा। तो उस दिन का बृहस्पति है तो बृहस्पति गुरु, बृहस्पति को माने गुरु, तो गुरु मंत्री है उसका। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरीके से हमने जाना, और ये जो तारीख है इस बार 2 अक्टूबर पड़ रही है और 2 अक्टूबर को चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है पंडित जी, जैसा कि, तो क्या कुछ ये संयोग बन रहा है, कितना खास है इस बार का ये दिन, और जिस तरीके से शक्ति का आगमन भी, नूतन वर्ष भी,
क्या कुछ समीकरण देख रहे हैं आप, किस तरीके की स्थिति है ये? चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जी सृष्टि की संरचना का पर्व है। जी अब इसको आज के विज्ञान से जरा तो लिए जी जी कि जो उस समय के मनीषी रहे होंगे, संत रहे होंगे, मुनि रहे होंगे, ऋषि रहे होंगे, देवता रहे होंगे, तो उन्होंने कैसे संरचना की कल्पना की। आप जहां कहीं भी खड़े होना चाहे वहां खड़े हो जाएं, धरती के किसी भी कोने पर जी आकाश की तरफ आप जब देखेंगे तो किसी भी वृक्ष को दिखाई देगा आसपास, उसमें नई कोपल आती है। बिल्कुल, ये वो समय है वाकई। पुरानी पत्तियां उड़ जाती हैं, जी गिर जाती हैं, उसमें पुष्प निकलते हैं, फल निकलते हैं, लेकिन नई पत्तियां जरूर निकलेंगी। तो सृजन का महोत्सव है। जब सृजनात्मक शक्ति देव ने, ऋषियों ने मनुष्य की उत्पत्ति करने के लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए सोचा, वो आज तक प्रक्रिया जारी है। जी तो इसीलिए मैंने कहा था कि 5123 वर्ष इस कलयुग के समाप्त हो गए हैं, 821 वर्ष कलयुग में रह गए हैं। ये मेरी गणना नहीं है, ये सृष्टि काल गणना है कि सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई, कितने वर्ष सतयुग में रहे, कितने त्रेता में रहे, कितने द्वापर में रहे। तो ये सारे गणना के अनुसार, उन्हीं गणना के आधार पर इतने वर्ष कलयुग के बीत गए, 5123 वर्ष बीत गए और 821 वर्ष कलयुग के शेष हैं गणना के आधार पर। बिल्कुल, और ही आधार इसे और भी वैज्ञानिक और भी सटीक बनाता है। पंडित जी, जिस तरीके से नववर्ष के साथ साथ यानी कि नूतन वर्ष के साथ साथ नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है, तो क्या कुछ इस बार के मुहूर्त होंगे, घट स्थापना को लेकर क्या कुछ बताएंगे? नंदिनी जी, जब सृजन की प्रक्रिया होती है जी तो शरीर में एक प्रकार की केमिकल भी प्रक्रिया होती है जी जी और सबसे ज्यादा उसका प्रभाव पेट पर पड़ता है। जी उदर विकार यानी त्वचा का रोग और उदर विकार के रोगी ज्यादा आपको मिल जाएंगे, वायरस के भी रोगी मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 बार ऋतु परिवर्तन के साथ में नवरात्रियां रखी थी। 2 गुप्त नवरात्रियां हो गई हैं, 2 नवरात्रियों को मनाते हैं। जी तो ये और उनके नाम भी हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति थी, वहाँ राजा और महाराजाओं की तरह से नाम थे। हमारे यहाँ नाम नहीं है। जी हमारे यहाँ नक्षत्रों के आधार पर नाम है। हाँ हाँ नक्षत्र के आधार पर ही हमारे महीनों के नाम है। चित्रा नक्षत्र से चैत्र हो गया जी और पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र होगा। विशाखा नक्षत्र वैशाख के दिन होगा, वैशाख की पूर्णिमा होगी, इसलिए उसका वैशाख नाम हो गया। ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठाक होगा। आषाढ़ा नक्षत्र होगा। जी श्रवण नक्षत्र, भाद्रपद नक्षत्र। तो ये जो नक्षत्र हमारे नक्षत्रों के आधार पर 27 नक्षत्र, उनके आधार पर हमारे महीनों के 12 महीनों के नाम है। जी जी और उनके 4 हम बार बार कहते 4 चरण है। तो 27 इंटू 4 को करेंगे तो 108 हो जाएंगे। आप जब माला फेरते हैं तो उसमें 108 गुरिया होते हैं, यानी आपका पूरा चक्र हो जाता है। जिस स्थान पर धरती से आप चलते हैं उसी स्थान पर मिल जाएंगे, यानी 360 अंश पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। जी कितना वैज्ञानिक हमारा सनातन संस्कृति और सनातन विज्ञान के कारण से हमारा ज्योतिष है। जी बिल्कुल। बात अगर इस बार की जाए नवरात्रि पर, तो पंडित जी तिथियों का कभी कभी देखते हैं कि हम कुछ तिथियां कम हो जाती हैं, कभी 8 दिन की ही नवरात्रि होती है, कभी 9। तो इस बार किस तरीके की ठीक है। नवरात्रि? जी आपको रहने पड़ेंगे व्रत। पढ़ेंगे। हाँ। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, जी उस पर हम अलग से भी करेंगे। जी लेकिन इसमें क्या है कि देवी का आह्वान, जी देवी का स्थापना और देवी का विसर्जन, 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। जी और 3 चीजों में तीनों का जो मुहूर्त होता है वो प्रातःकाल होता है। जी लेकिन
देश काल परिस्थितियों के अनुसार सारी सब चीज़ें बदलती चली जाती है। जी। जब आप मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार करने जाते हैं, कभी दोपहर में जाते हैं, कभी शाम को जाते हैं, कभी रात में जाते हैं, कभी किसी समय जाते। एक बार मैं बम्बई में था तो हमने देखा कि रात के समय समुद्र में लोग स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन लोगों ने किया, लेकिन नियम, शास्त्र का नियम यही है कि प्रातः काल ही आह्वान करें और कलश की स्थापना करें जी। और जब मूर्ति का विसर्जन करें तो प्रातः काल ही करें। लेकिन पूजन करते करते विद्वान पंडित की उपयुक्तता बढ़ जाती इन दिनों में, उनकी समय के अभाव में तमाम सारी सब चीज़ें, मूर्ति को हम विसर्जन भी जो है विलंब से करते हैं, चाहे चैत्र के नवरात्रि हो और चाहे अश्विन के नवरात्रि हो। ठीक जी। इसमें कई शंकाएं हैं आपके मन में आती रहती है, बहुत शंकाएं आती है नंदनी जी। जी बिल्कुल। ये हम मनुष्य हैं तो हमारे मन में तमाम प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं कि ऐसा तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं होगा, तो ऐसा आयत हो जाए, ऐसा हो जाए, सही समय पे हम कर लें, कहीं लेट ना हो जाए, हाँ, कुछ लेट ना हो गलती ना हो जाए। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें सामान्य प्रक्रिया के साथ में, शौच है यानी सूतक, तो सूतक आपके घर में बच्चा पैदा होने से भी लगता और आपके घर में किसी के मृत्यु होने से भी सूतक लगता है जी। अगर कलश स्थापना से पहले मृत हो गई, सूतक लग गई, तो पूरा सूतक माना जाएगा जी। कोई संशय नहीं है। फिर आपको कलश स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना करने के बाद में आपके यहाँ संतान पैदा होती है या किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है तो आप तब भी पूजन करेंगे, क्योंकि कलश स्थापना के बाद में खंडित नहीं होता। एक बात, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा रह जाता है। इसी प्रकार से महिलाओं की एक समस्या है जी। कलश स्थापना से पहले अगर है तो आप कलश स्थापना न करें जी। और कलश स्थापना के मध्य में हो जाता है तो मूर्ति को स्पर्श न करें, लेकिन पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। जी जी। फिर अपने वंश परंपरा की, आप अपने जो पुरखे हैं उस परंपरा का भी निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि कई बार नया करने में मन कचोटता है कि ऐसा न हो जाए बच्चे के साथ, नहीं, जैसे आपकी वंश परंपरा उस तरह से करें। जी जी। तीसरी चीज कि जब हम उनको ज्वारे बोते हैं, गेहूं और जौ को बोते हैं, तो कई लोगों के ज्वारे बहुत अच्छी मिट्टी होने के कारण से अच्छे उग जाते हैं जी। कई के नहीं उगते हैं, कई के इतने बड़े हो जाते हैं कि नीचे गिर जाते हैं टूट करके जी। तो ये जो आपके मन में भ्रम होता है इसका कोई अर्थ नहीं है जी। जैसे भी हैं आपने प्रयास किया वैसे बने रहने दिए, उसमें आप मन में संशय मत करिए कि आपसे देवी नाराज है या प्रसन्न है। कई बार आप दीपक, अखंड दीपक जलता है जी हाँ। और दीपक किसी कारण से शांत हो गया, कार्बन आ गया, शांत हो गया। जी। दीपक के ऊपर बाती के साथ कार्बन आ गया तो शांत हो गया। उसको कार्बन को हटा दीजिए, फिर से जला दीजिए, प्रज्वलित कर बिना दीजिए, कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे। उसमें जी, जी। किसी प्रकार का दोष नहीं है। जी। दोष केवल ये कि अगर आपने मूर्ति रखी है और मूर्ति खंडित हो गई तो बदल दीजिए। अच्छा जी। खंडित मूर्ति के हमारे यहाँ पूजन का विधान नहीं है कि हम खंडित मूर्ति के पूजन करें, तो उसको बदल दीजिए। उसमें कोई देवी को आप चुनरी चढ़ाते हैं, आरती करते समय चुनरी में कई बार जो है लौ लग जाती है और कुछ हिस्सा जल जाता, जी। आप दूसरी चुनरी इस्तेमाल कर लीजिए। जी। उसमें ये नहीं कि देवी नाराज हो गई। ये जो भ्रम पाल रखें, ये भ्रम आप अपने और अंधविश्वास को जरूर दूर करिए। जी। तो बिना विचलित हुए, बिना किसी इस तरह के भ्रम के, पूरे मनोयोग के साथ आप इस मौके का लाभ उठाएं, यानी कि पूजन करें, मां को प्रसन्न करें और इस खास दिन का लाभ उठाएं। पंडित जी, चलते चलते क्या कुछ सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? तो जो 2079 नल नाम का विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा 2 तारीख से, अपने घर को खूब अच्छी तरह से सजाएं, घर पर ध्वज लगाएं, ताकि आपके यहाँ सकारात्मक, जो हमारा त्रिकोण वाला ध्वज है
उस त्रिकोण वाला ध्वज का तात्पर्य होती सकारात्मक ऊर्जा को खींचना। जी, आप लगाइए, और आप मंदिर जाकर के, कहीं जाकर के, या आपका गुरु है उससे आप चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद, नहीं है तो माता पिता हैं, जो लोग भी उनसे करिए। हम लोग भी उस दिन मर्चेंट चेंबर में कई लोग मिलकर के शहर के सभी 14 विधायकों को शहर और देश से जीते हैं, उसमें कितने आते कितने नहीं आते, सबको आमंत्रित किया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा जी। भारतीय विक्रम नववर्ष के संवत्सर पर। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको पंडित जी इस आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस नूतन वर्ष पर आप सभी पर स्वर्णिम किरणों की वर्षा हो, इसी कामना के साथ आप सभी को नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।